एपिसोड 2 का नाम है जहन्नम में जाने की वजह। एपिसोड के स्टार्ट में 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। उनमें से एक औरत है जिसकी लाश पुलिस वाला देखकर उल्टी करने लगता है। जमीन पे पड़ी चीजों में यीजे की पिक्चर भी है। मरने के बाद यीजे फिर से डेथ के पास उठता है। घड़ी 11 से 10 पर जाती है। हर बार यीजे की मौत होने पर उसे बहुत दर्द होता है। वो डेथ से शिकायत करता है। वो हमेशा ऐसी बॉडी में जाता है जिसकी मौत को रोकना नामुमकिन है। क्या वो वाकई में मौत से बच सकता है? अगर हाँ तो फिर कैसे? डेथ कहती है ये सोचना उसका काम है, ये उसकी सजा है। वो शिकायत करना बंद करे। उसने जो गुनाह किया है वो इतना बड़ा है कि गॉड को भी गुस्सा आ जाए। उसने खुदकुशी करने से भी बड़ा गुनाह किया है। यीजे ने कौन सा बड़ा गुनाह किया है, इसका जवाब उसे खुद ही ढूंढना है। वो उससे सवाल करती है उसने खुद को क्यों मारा। यीजे अपनी खुदकुशी करने की वजह बताता है जो हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखी थी। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। डेथ कहती है वो गौर से सोचे, क्या वाकई में उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया? उसे ये सजा इसलिए मिल रही है ताकि वो पछताए और अपनी गलतियों की माफी मांगे। अगर उसे अपने किए का पछतावा हुआ तो वो जहन्नम से बच सकता है। वो बोलता है कि अब पछता कर वो जहन्नम से नहीं बच सकता। वो डेथ के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वो उसे शूट करके नेक्स्ट लाइफ में भेज देती है। वो किसी स्कूल में है। वो खुद को आईने में देखता है। वो टीनेजर की बॉडी में है। अब उसे पता लगाना है ये कैसे मरा। क्लास का लड़का जिन सांग मोबाइल पर वीडियो देखकर जोर जोर से हंसता है। ये उसी पैराग्लाइडर की वीडियो है। वो कहता है ये आदमी कितना बेवकूफ है। यीजे उसे अपनी ही मौत पर हंसता देखकर उसे मारने जाता है। तभी मेमोरी उसके पास आती है। इस लड़के का नाम है ह्युक्सू। ये 17 साल का है। जब ये 5 साल का था इसका बाप चल बसा। इसकी माँ दिन रात काम करके इसे पालती है। अपनी माँ को देखकर वो चाहता है वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन उसे स्कूल पसंद नहीं क्योंकि जिनसांग और उसके कुछ फ्रेंड उसे बुली करते हैं। जिनसांग उसे पैसे लाने का कहता है, ना लाने पर वो उसे बुली करता है। वो अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर उसे पता चला तो उसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो उनकी बुली अब तक बर्दाश्त कर रहा है। ह्युक्सू को ये लगता है वो जहन्नम में है और उसके बुली डीमन है। एक दिन उसने जिनसैंग से कह दिया अगर उसने बुली करना ना छोड़ा तो वो अपनी जान ले लेगा। जिनसैंग कहता है अगर वो खुद को मार भी ले तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आए। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो खुद उसे जान से मार डालेगा। इस सब के बाद उसने सुसाइड नोट लिखा और वो मरने के लिए रूफ टॉप पर जाने वाला था। वापस आते हैं। सब कुछ पता लगने के बाद यीजे उसे नहीं मारता। उसे ह्युक्सू का सुसाइड नोट मिलता है। इसने भी यीजे की तरह खुदकुशी की है। ये यीजे के लिए खुशी की बात है क्योंकि अगर उसने सुसाइड ना की तो वो नहीं मरेगा। इसका मतलब वो उसकी बॉडी में रह सकता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी जिनसैंग उसे बुली करने आ जाता है। वो फिर उससे स्ट्रॉबेरी मिल्क मंगवाना चाहता है। हमें उसकी बॉडी में यीजे दिखाया जाता है तो वो बच्चे की बॉडी में, लेकिन वो काफी बड़ा है और एक छोटा बच्चा उसे बुली कर रहा है। वो उसे सीधा तो करेगा, वो चेयर उठाकर उसे मारता है। वो जिनसैंग और उसके दोस्त को खूब पीटता है। वो जिनसैंग को पकड़कर धमकाता है। इसी दौरान जिनसैंग का बॉडीगार्ड उसे उठाकर फेंकता है। वो फाइटिंग में काफी अच्छा है। वो यीजे को बहुत पीटता है। नेक्स्ट सीन में जिनसैंग अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है। उसे क्या लगा उसका बॉडीगार्ड यहाँ नहीं है तो वो उसे पीटता रहेगा। पूरी क्लास जिनसैंग से डरती है। कोई भी उसके मामले में नहीं बोलता। टीचर के आने पर वो फिलहाल के लिए उसे छोड़ देते हैं। यीजे क्लास में उन्हें देखकर सोचता है जिनसैंग से तो वो निपट सकता है लेकिन उसका बॉडीगार्ड ताकतवर है तो यीजे इनसे काफी बड़ा, लेकिन ह्युक्सू की बॉडी में वो इतना ताकतवर नहीं है। इनसे बचने का उसे कोई तो रास्ता सोचना होगा। स्कूल के बाद वो फिर उसे पकड़ लेते हैं। जिनसैंग उसे काफी मारता है। बॉडीगार्ड तेसुक जिनसैंग को रोकता है। वो कहता है इसे समझ आ गई होगी, अब वो बस करे। जिनसैंग उसे पीटता है और वो मार खाता है, जबकि वो आसानी से उससे निपट सकता है। ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मानता है। जिनसैंग की गर्लफ्रेंड आती है। वो उसे बुलाती है, ये भी इन्हीं की तरह है। यीजे घर जाता है, अपने नहीं ह्युक्सू के। किसी और के घर में घुसना उसे काफी अजीब लगता है। वो उसकी माँ के साथ उसकी पिक्चर्स देखता है। तस्वीरें देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ ने भी उसे अकेले पाला है। जब यीजे 5 साल का था तब उसके बाप की डेथ हो गई। उसकी माँ ने ही दिन रात काम करके उसे पाला था। उन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। वो तो बस एक जॉब लेकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इस चीज को हासिल करना उसके लिए नामुमकिन था। रात को वो ह्युक्सू की माँ के साथ खाना खाने बैठता है। उसकी माँ हैरान होती है आज वो इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा है। वो दोनों खाना खाते हैं। इसी दौरान यीजे को फिर से अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ कहती है यीजे सब कुछ ठीक है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ह्युक्सू की माँ की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। रात को वो ह्युक्सू के मोबाइल पर अपनी माँ का नंबर डायल करता है। वो उसे कॉल करना चाहता था, लेकिन वो कॉल करे भी तो किस मुंह से। जिनसैंग का मैसेज आता है। उसने पैसों की फिर से डिमांड की है। कल वो पैसे लेकर आए वरना उसकी खैर नहीं। वो ह्युक्सू का सुसाइड नोट पढ़ता है। उसने पैसों के बारे में लिखा था।
जिनसैंग की डिमांड पूरी करने के लिए वो अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लेता था। इसी वजह से ह्युक्सो को खुद से नफरत हो गई। उसे जिनसैंग का बॉडीगार्ड तेसुक याद आता है। यकीनन वो भी जिनसैंग को पसंद नहीं करता। वो शीशे में ह्युक्सो को देखकर कहता है जिस इंसान ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया वो उससे बदला लेगा। उसे तेसुक को किसी तरह अपने साथ मिलाना होगा। वो दोनों अकेले थे। अच्छा मौका पाकर वो तेसुक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो टीनेजर है तो वो आराम से यीजे की बातों में आ जाएगा। यीजे कहता है वो फाइटिंग में बहुत अच्छा है, वो जिनसैंग को आराम से पीट सकता है, उसे जिनसैंग का बॉस होना चाहिए। उसकी ये ट्रिक ज्यादा काम नहीं करती। वो उस पर टॉन्ट मारता है। वो कहता है क्या वो जिनसैंग से डरता है। तेसुक ये सुनकर भड़क जाता है। वो जिनसैंग से डरता नहीं है, ये तो बस उसकी मजबूरी है। मजबूरी बताने से पहले ही जिनसैंग वॉशरूम में आ जाता है। वो उन दोनों से बॉस की तरह बात करता है। तेसुक को उसके बिहेवियर पर काफी गुस्सा आता है लेकिन वो बोलता नहीं। अब बाहर आकर तेसुक उसे सारी बात बताता है। तेसुक जिनसैंग को एक ही हाथ से निपटा सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो जिनसैंग का दोस्त भागता हुआ यहाँ आएगा। जिनसैंग का दोस्त इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिनसैंग एलिमेंट्री स्कूल में उसका दोस्त बना। तेसुक और उसके दोस्त को इसी आदमी ने जिनसैंग के कहने पर पीटा था। इन दोनों की दोस्ती की वजह से वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। यीजे को अब प्लान की जरूरत थी। कैंटीन में जिनसैंग उसे फिर से तंग करता है। बदले में यीजे उस पर नूडल्स फेंक कर चला जाता है। ये इसके प्लान का हिस्सा है। वो तेसुक को बोलता है वो उसे जाकर पकड़े, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। सारे उस पर हंसते हैं। जिनसैंग को काफी शर्मिंदगी होती है क्योंकि ये सब कुछ उसकी गर्लफ्रेंड के सामने हुआ है। तेसुक भी यीजे की मदद कर रहा है। जिनसैंग से जान छुड़ाने के लिए यीजे उसके साथ जो कुछ भी करेगा। तेसुक अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। जिनसैंग अपने दोस्त से मदद मांगता है। वो पूरी गैंग लेकर स्कूल में आता है। वो तेसुक से पूछता है क्या उसने नूडल्स फेंके थे। वो ना में जवाब देता है। जिनसैंग यीजे की तरफ इशारा करता है। यीजे की शक्ल देखकर उसका दोस्त कहता है इस बच्चे को पीटने के लिए उसने उन्हें बुलाया है। पूरी गैंग उससे डिसअपॉइंट होती है। वो इतने छोटे बच्चे को नहीं पीट सकता। उसके दोस्त को गुस्सा आता है। वो अपनी दोस्ती तोड़कर चला जाता है। यीजे उससे कहता है अब वो अपने दोस्त का दोस्त नहीं रहा। अब जो बात भी करनी है वो उससे कर सकता है। वो उसे पीटने वाला था। तेसुक उसे रोकता है। वो उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिराता है। इस दिन के बाद से कभी यीजे को किसी ने बुली नहीं किया। तेसुक उसे जूते की नोक पर रखता है। जिनसैंग की गर्लफ्रेंड भी उसके दोस्त के साथ सेट हो गई। रात को यीजे अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, कैसे वो जॉब लेगा और पैसे कमाएगा। जिनसैंग नशे की हालत में आता है। वो उससे कहता है ये सारी उसकी गलती है। यीजे कहता है हाँ बिल्कुल मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। वो उसे बातें सुनाकर चला जाता है। जिनसैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी इंसल्ट याद करके रोने लगता है। यीजे हेडफोन्स लगाकर रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। एक ट्रक उससे टकराने वाला था। ट्रक वाले के जाने के बाद कोई यीजे पर हमला करता है। ये जिनसैंग है। वो ईंट से बार बार उसके सर पे हमला करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यीजे फिर डेथ के पास उठता है। उसके सर में बहुत तेज दर्द है। घड़ी 10 से 9 पर जाती है। यीजे को यकीन नहीं आता जिनसैंग ने उसे जान से मार डाला है। वो डेथ से उसकी बुराई करता है। वो कहता है उसे जिनसैंग को इससे ज्यादा बड़ी सजा देनी चाहिए थी। डेथ कहती है हैरत है जो खुद सजा काट रहा है वो किसी और को सजा देने के बारे में सोच रहा है। वो उसे दूसरी लाइफ में भेजने के लिए तैयार थी। वो उसे रोकता है। उसे डेथ पर शक है। यीजे ने ह्युक्सो की मौत को रोक लिया। डेथ ने ये चालाकी करके उसे मारा होगा। अगर उसकी किस्मत में जहन्नम ही लिखी है तो डेथ ने उससे झूठ क्यों बोला, उसे झूठी उम्मीदें क्यों दी। डेथ गायब होकर उसके पास आती है। वो उसे उठाकर फेंकती है। उसने डेथ को गुस्सा दिलाया है। वो कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो उसकी जिंदगियों को देखती तो है लेकिन उसमें इंटरफेयर नहीं करती। मुंह पर पैर रखकर वो उसे धमकाती है। अगर उसने फिर कभी अपनी लाइन क्रॉस की तो वो उसका मुंह क्रश कर देगी। और अगर उसने अपनी सजा के दौरान खुदकुशी करने की सोची तो उसे जहन्नम से भी बुरी सजा मिलेगी। क्या उसे बात समझ आई। वो कहता है आ गई। वो उसके सवाल का जवाब देती है ह्युक्सो ने अपनी जान खुद ली थी। उसने ह्युक्सो की मौत को तो रोका लेकिन अपने फैसलों की वजह से वो मारा गया। इतनी कोशिश करने के बावजूद यीजे मारा गया। डेथ कहती है वो इतनी जल्दी हार ना माने वरना मजा नहीं आएगा। वो डेथ से रिक्वेस्ट करता है वो ऐसी बॉडी में उसे भेजे जिसमें सरवाइव करना इजी हो। डेथ कहती है ऐसे तो मजा नहीं आएगा। अब से मौत उसे जो दर्द देगी वो ज्यादा बुरा होगा। वो उसे शूट करती है। उसकी आंख एक आदमी की बॉडी में खुलती है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका है। वो कुर्सी के साथ बंधा है। साइड में खड़ा एक आदमी चाकू तेज करता है। दूसरा आदमी इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी। वहाँ और भी बहुत से आदमी हैं। 2 आदमी उसे पकड़कर उस पर पानी गिराते हैं। कपड़ा हटाया जाता है। गैंग का बॉस उसे लड़की और पैसों के बारे में पूछता है। उसके ना बोलने पर बॉस उन्हें ऑर्डर देता
देता है। उसके आदमी यीजे की आंख निकालने के लिए तैयार होते हैं। वो उसकी आंख निकालने वाले थे। यीजे कहता है वो उसे थोड़ा टाइम दे, वो सब कुछ बताएगा। बॉस कहता है किस लिए? वो कहता है उसे कुछ याद नहीं आ रहा। जाहिर है जब तक मेमोरी उसके पास नहीं आएगी इस आदमी के बारे में उसे नहीं पता चलने वाला। बॉस हथौड़ा उठाता है। वो कहता है याद दिलाने में वो उसकी मदद करेगा। वो उसे हथौड़ा मारने वाला था। टाइम रुक जाता है। मेमोरी उसके पास आती है। इसका नाम है जू होन। ये 35 साल का है। इसे फिक्सर कहते हैं। ये बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा है। अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ये लोग मर्डर्स भी करते हैं। वो एक लड़की से मोहब्बत करता है। वो इनके साथ मिलकर अब काम नहीं करना चाहती। इन दोनों ने भागने का फैसला किया। जूहुन ने अपने बॉस के 10 बिलियन चुराए पैसे छुपाकर। जब वो उस लड़की से मिलने जा रहा था उसके बॉस की पूरी गैंग ने उसे पकड़ लिया। वापस आते हैं। वो उसे मारने वाला था। यीजे उससे बचता है। यीजे उनसे बहुत अच्छे से फाइट करता है। जूहुन फाइटिंग में अच्छा है इसलिए उसकी एबिलिटी यीजे में भी आ गई। कुछ ही टाइम में वो सबसे निपट लेता है। यीजे टेंशन में आ जाता है। ये इंसान तो कभी भी मर सकता है। आखिर वो इसकी बॉडी में कैसे सरवाइव करेगा? फिर उसे 10 बिलियन के बारे में याद आता है। उसे आइडिया आता है। उसे यकीन है वो इस बॉडी में भी मरेगा, लेकिन मरने के बाद जब वो किसी और की बॉडी में जाएगा तो वो उन पैसों को निकाल लेगा। उसने फैसला कर लिया था वो उन पैसों को खुद निकालेगा। इसके बाद वो सरवाइव भी कर ही लेगा। उसे गुर्बत में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। वो एक चलते ट्रक में है। बाइक लेकर वो वहाँ से निकलता है। वो बड़ी महारत से बाइक चलाता है। उसे जाता देखकर एक गैंगस्टर अपने बॉस को कॉल करता है। बॉस जूहुन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। सिक्योरिटी उसकी लोकेशन का पता उसके मोबाइल से लगाती है। बॉस के सारे आदमी रेडी होते हैं, यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी जो उसके लिए काम करता है। सारे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जिस आदमी ने उसे पकड़ा था वो भी उसका पीछा करता है। बॉस गाड़ी में बैठता है। वो इरादा करता है रात खत्म होने से पहले वो उसे जान से मार डालेगा। कुछ ही देर में गैंगस्टर यीजे पर शूटिंग करते हैं। वो उनके वार को बार बार डॉच करता है। यीजे जूहुन की एबिलिटी यूज करके उनकी गाड़ियों को एक एक करके उड़ाता है। रोड के ऑपोजिट साइड पर वो गैंगस्टर आता है अपना ट्रक लेकर। ट्रक बेकाबू होकर पलट जाता है। यीजे ब्रेक लगाता है। एक गैंगस्टर की गाड़ी ट्रक से टकराती है। ब्लास्ट होता है। यीजे बाइक को ट्रक के ऊपर से गुजारता है। वो वहाँ से भाग रहा था और भी बाइक्स उसका पीछा करती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।